Assalamualaikum everyone and welcome to my channel. मैं कायनात अली हूँ and I have a master's degree in clinical psychology from Bhairia University Islamabad. तो मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर जितनी थेरेपीज़ हैं और लेक्चर कोर्सेज हैं जो मैंने स्टडी की हैं और जो मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं उसके ऊपर आई एम गोइंग टू बी मेकिंग स्लाइड प्रेजेंटेशंस इन लेक्चर्स। तो अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजी के बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट हो एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम और सिंपली यू वांट टू लर्न, कोई एस्पायरिंग थेरेपिस्ट या कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और वो सीखना चाह रहा है, तो आई हाईली रेकमेंड कि यू फॉलो दिस सीरीज़। अभी मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर लेक्चर्स बना रही हूँ, स्पेसिफिकली जो बेसिक्स एंड बियॉन्ड जूडिथ एस बेक की जो हाईली रिकमेंडेड किताब है उसके बेसिस के लाइक ऑन दैट बुक आई एम गोना बी मेकिंग सम लेक्चर्स। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप उन्हें सुने। जस्ट कंसिडर मी योर टीचर जो कि यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर दे रही हैं बेसिकली। तो विदाउट फर्दर अडू हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जो आज का लेक्चर है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू है। सही, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब ये 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सीबीटी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थेरेपी, और जो हमारी कंटेम्परेरी रिसर्च है वो हमें क्या बताती है सीबीटी के बारे में। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन। जो एरन बेक था वो एक साइकेट्रिस्ट था और वो जो क्लासिकल साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट था उसमें ट्रेन था। उस टाइम का जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट था ना वो फ्रॉइड का साइको एनालिसिस था। तो जो एरन बेक था वो भी उसके इन्फ्लुएंस के अंडर था और वो भी वही थेरेपी प्रैक्टिस करता था। लेकिन एरन वांटेड कि जो अजम्पशंस हैं फ्रॉइड की थेरेपी के, उन्हें एक एम्पेरिकल लेवल पे टेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और साइंटिफिक मेथड के थ्रू इन सारी अजम्पशंस को एक वैलिडेशन दी जाए। राइट, तो लेट 1950 से लेके अर्ली 1960s के टाइम के दौरान उसकी एक्सपेरिमेंटेशन और उसका साइंटिफिक जो स्टडीइंग थी वो स्टार्ट हो गई। एंड उसने डिस्कवर किया कि जो डिप्रेशन है, जो मतलब डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं उनका जो कोर फीचर है ना, दैट इज़ के डिस्टॉर्टेड कॉग्निशंस हैं, यानी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है। उनकी प्रॉब्लम थॉट्स और उनकी कॉग्निशंस में आ रही हैं। मतलब जो उनका इवेंट्स को परसीव करने का तरीका है, उनका जो लेंस है मतलब चीज़ों को इंटरप्रेट करने का, वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत डिसफंक्शनल है, प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। तो उसने एक शॉर्ट टर्म थेरेपी डेवलप की अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए, और वो रियलिटी टेस्टिंग करता था। सही, थिंकिंग प्रोसेसेस के ऊपर। मतलब कि जो क्लाइंट के माइंड के अंदर जो उसके स्कीमाज हैं और जो उसकी कॉग्निशंस चल रही हैं, मतलब माइंड के अंदर जो इनविजिबल स्टेटमेंट्स हैं और थॉट्स जो जनरेट हो रही हैं, रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी के साथ क्या कोरिलेशन है, कितनी एक्यूरेसी है। सही, क्या आपका थॉट कंटेंट आपकी रियलिटी से मैच करता है या नहीं करता। तो इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट परसेप्चुअल चेंज आता था और एक डिफरेंस आ गया था इमोशनल स्टेट और साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग और बिहेवियर में, जो कि उसके क्लाइंट्स होते थे, यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही थी। अब जो बेक की डेफिनेशन है, व्हाट इज सीबीटी, राइट? A structured, short-term, present-oriented psychotherapy for depression directed towards solving current problems and modifying dysfunctional thinking and behavior. सही, लोडेड डेफिनेशन है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रक्चर आपके पास अब गोल सेटिंग आ गई, इनिशियल, मिड और टर्मिनेशन फेज। गोल सेटिंग की बेसिस में है, यू टारगेट द सिम्टम्स, यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम थॉट्स, और गोल्स के बेसिस में आप स्ट्रक्चर करोगे सेशन को। जैसे ही गोल्स अकॉम्प्लिश होते रहेंगे इवेंचुअली आप टर्मिनेशन के पास पहुंच जाओगे। प्रेजेंट ओरिएंटेड, राइट? जो क्लासिकल आपके पास साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट है वो अनकॉन्शियस फिनोमेनॉन, पास्ट फिनोमेनॉन में काम करता है कि इन चाइल्डहुड जो कि आपके 5 स्टेजेस होते हैं उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए हैं उसकी वजह से यू आर द इंडिविजुअल दैट यू आर।
लेकिन जो सीबीटी उसकी अप्रोच प्रेजेंट के अंदर है कि अभी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो स्कीमाज है, कोर बिलीव्स हैं, वो क्या है, कौन सी नेगेटिव थॉट्स अभी प्रॉब्लम कॉज कर रही है क्लाइंट के लिए, ठीक है। और फिर डायरेक्टली उसे सॉल्व किया जाता था थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के साथ। और फिर मॉडिफाइंग दिस फंक्शनल थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब सीबीटी का जो फोकस है ना, वो कॉग्निशंस पे और बिहेवियर पे जो मेन फोकस है, राइट। तो जो थिंकिंग है, कॉग्निटिव प्रोसेस, और जो बिहेवियर प्रोसेस है, ये दोनों कनेक्टेड है और इनके ऊपर काम किया जाता है। डिसफंक्शनल थिंकिंग, नेगेटिव जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें चेंज किया जाता है। और जो डिसफंक्शनल बिहेवियर वहाँ से रिजल्ट हो रहा है, उसके ऊपर होमवर्क असाइनमेंट्स के साथ आउटसाइड ऑफ द सेशन जो कि आपके क्लाइंट ने प्रैक्टिसेस करने होती है, बिहेवियर के ऊपर काम होता है, राइट। दोनों के ऊपर फोकस है। नाउ फर्दर, मतलब जो पहले उसने बेक ने काम किया था वो सोली डिप्रेशन पे किया था, राइट। तो फर्दर उसने बाकी डिसऑर्डर्स के ऊपर भी अपने फ्रेमवर्क को एक्सपैंड किया। जो मेन अजम्पशंस थी बेक के मॉडल की, दैट इज़ के मतलब कि इट इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस, द परसेप्शन ऑफ द पर्सन, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करता है बनिस्बत के इवेंट इटसेल्फ, राइट। इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, वो हमारी अपनी यूनिक परसेप्शन होती है, सही। तो मतलब वो अजम्पशन सेम है। और जो ट्रीटमेंट है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव फॉर्मुलेशन, जिसमें आपके मैल अडेप्टिव बिलीव्स, बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स दैट कैरेक्टराइज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, सही। तो ये कॉग्निटिव फॉर्मुलेशन के एलिमेंट्स है। जब आप ये थेरेपी यूज़ करते हो तो ये आपको करना लाजमी होता है। हर डिसऑर्डर की अपने मैल अडेप्टिव बिलीव्स होते हैं, अपनी बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज होती हैं और उसकी कुछ अपने मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर की एग्जांपल लें तो मैल अडेप्टिव बिलीव्स में और जो उसकी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो ज़्यादा मतलब कैटास्ट्रोफाइजेशन आ रही है, जो उसमें डिस्टॉर्शन है, कैटास्ट्रोफाइजेशन आ रही है। नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर है कि कुछ बुरा हो जाएगा, या अगर मैं ये कर दूंगा मेरा मजाक बन जाएगा, यार कोई मुझे कुछ कह देगा, कोई मुझे हार्म कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। बिहेवियरल स्ट्रैटेजी ज़्यादा अवॉइडेंस की आ रही है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स की आ रही है, ठीक है, क्योंकि अब आपको फियर फील हो रहा है तो यू विल प्रॉबली अवॉइड थिंग्स। और मतलब कि अगर जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एग्जांपल लें, वहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, ठीक है। अपने बारे में जो कोर बिलीव्स होते हैं वो बहुत नेगेटिव है, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव है, फिर दुनिया के बारे में भी नेगेटिव है। बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज टू कोप विद दैट, आपके पास सेल्फ हार्म आ जाता है, आपके पास बहुत एग्जैजरेटेड बिहेवियर्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। हर डिसऑर्डर का एक सिग्नेचर होता है। मतलब कॉग्निटिव उसकी बिलीव्स और स्कीमाज होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, राइट। और फिर फर्दर आप केस कंसेप्चुलाइजेशन करते हो एंड अंडरस्टैंड करते हो अपने इंडिविजुअल क्लाइंट और उनके स्पेसिफिक अंडरलाइंग बिलीव्स और पैटर्न्स, उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। हर इंसान यूनिक होता है, वो किस डेमोग्राफ से है, किस जेंडर से है, किस रिलीजियस बैकग्राउंड से है, मतलब उसकी क्या रिलीजियस ओरिएंटेशन है, अ, कौन सा वो बिलीफ सिस्टम रखता है, किस कल्चर में उसकी ग्रूमिंग हुई है, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब ऑल ऑफ दीज आर यूनिक फैक्टर्स जो कि बहुत स्ट्रांगली डिटरमिन करेगा कि उसका जो कोर बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं वो उसका लेंस कौन सा है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी अपनी इंडिविजुअल यूनिकनेस भी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी कौन सी नेगेटिव थिंकिंग है और अंडरलाइंग बिलीव्स अंडर दैट नेगेटिव थिंकिंग जो उसे बॉदर कर रही है, और उसके कौन से सिग्नेचर बिहेवियर्स हैं कि वो एम्प्लॉय करता है जो कि डिसफंक्शनल है, सही। यहाँ एब की एग्जाम्पल दी गई है जो किताब के अंदर क्लाइंट है। तो उसका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, वो आई एम अ फेलियर है, और जो उसकी ऑटोमेटिक थॉट आती है, राइट। और फिर ही इंगेज्ड इन एक्सटेंसिव बिहेवियरल अवॉइडेंस, अब उसका बिहेवियर अवॉइडेंस आ रहा है। सो हिज परसीव्ड इनकॉम्पिटेंस, देखो परसीव्ड इनकॉम्पिटेंस और फेलियर वुडंट बी अपेरेंट, बट हिज अवॉइडेंस आयरॉनिकली स्ट्रेंथन हिज बिलीफ ऑफ फेलियर। अब देखो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आ रही है दैट आई एम अ फेलियर, ठीक है। बिहेवियर आ रहा है अवॉइडेंस, और परसीव्ड इनकॉम्पिटेंस, ये उसका कोर बिलीफ है अपने बारे में कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो नालायक है, सही है। तो उसे नेगेटिव थॉट आती है जिससे उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है।
बिकॉज वो फेलियर है, वो कुछ सही तरह कर नहीं रहा, वो अवॉइड करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, या तो बिल्कुल काम नहीं करता या लास्ट मोमेंट में बहुत लो क्वालिटी काम करता है। जब वो ये करता है अपने कोर बिलीफ से बचने के लिए, होता ऑपोजिट इफेक्ट है, क्योंकि अब उसने एविडेंस जनरेट कर दिया है, क्योंकि उसका काम इतना बुरा है या नॉन एग्जिस्टेंट है कि सच में वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कोई चीज़ सही तरह कर नहीं सकता। सही? तो उसका जो बिहेवियर है ना, वो उसके बिलीफ को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मतलब जब हम लोग कॉग्निशंस की बात कर रहे हैं, जो आपका मतलब थिंकिंग प्रोसेस और बिलीफ प्रोसेस चल रहा है, और फिर जब हम लोग बिहेवियर की बातें कर रहे हैं, इनकी ये साइक्लिक रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बिहेव करोगे, नेगेटिव बिहेव करोगे, नेगेटिव सोचोगे। तो जो एरन है वो इन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रहा है कि हमने इसी साइकिल में ट्रैप नहीं रहना है, ऐसी सेल्फ fulfilling प्रोफेसी में बैठे नहीं रहना, बट इंस्टेड now we are going to target these cognitions specifically, and we are also going to work on the behaviors. Now जब हम लोग अपनी साइकोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं, तो हमारी फील्ड फिलॉसफी से ब्रांच होके निकली है। तो हमारे जो काफ़ी थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क्स हैं ना, उनके अंदर फिलोसॉफिकल मैक्सिम्स यूज़ होते हैं। सही? तो मतलब जो मैक्सिम स्टोइक फिलोसफर एपिक्टेटस का इस्तेमाल हुआ है इस थेरेपी में, वो मेन आर डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग्स बट बाय द व्यूज विच दे टेक ऑफ देम। तो मतलब ये लिटरली मेन जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और असम्पशन है ना, कि इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते आपको, लेकिन जिस तरह आप उन इवेंट्स को इंटरप्रेट और परसीव करते हो, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है? तो ये स्टोइसिज्म से मैक्सिम लिया गया है, और फिर इसे बहुत एक एम्पेरिकल तरीके से इनकॉर्पोरेट भी किया गया है थेरेपी में। एक आयरॉनिक बात मुझे ऐसी लगती है कि बोला ये जाता है कि कंटेम्परेरी थेरेपी काम नहीं करती, और उसके मतलब ऑपोजिशन में कोई आर्ग्यूमेंट दी नहीं जाती। सही है, बहुत फजूल आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं, एंड वही लोग जो पॉप फिलॉसफी है स्टोइसिज्म की, राइट, नॉट द एक्चुअल वन, लेकिन जो पॉप कल्चर फिलॉसफी है उसे इस्तेमाल करते हैं। राइट? यहाँ पे हमारी फिलोसॉफिकल रूट्स ही यहीं से आ रहे हैं, और हम लोग एम्पेरिकली और करेक्टली उस मैक्सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द रूट्स, और एरन भी इसी चीज़ से इंस्पायर हुआ था। उसके अलावा जो बाकी फेमस थ्योरिस्ट थे उस टाइम के, एडलर, कैरन हॉर्नी, एलिस, कैली, लजारस एंड बेंड्यूरा, उनके काम से भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था अपने फ्रेमवर्क को डेवलप करते हुए, जो कि अंडरलाइंग थ्योरी ऑफ सीबीटी है, जो कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। तो कॉग्निटिव मॉडल आर्ग्यूज dysfunctional thinking uh, dysfunctional thinking which influences the patient's mood and behavior is common to all psychological disturbances. अब ये देखें, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड डिसफंक्शनल थिंकिंग, मतलब दिस इज द मेन फोकस। राइट? व्हेन पीपल लर्न टू evaluate their thinking in a more realistic and adaptive way, they experience improvement in their emotional state and in their behavior. मतलब कि यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अजम्पशन यही है कि अगर आपका जो इंटरनल कॉग्निटिव स्कीमास, बिलीव्स और थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो नेगेटिव है, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे एक इंसान के मूड को और उसके बिहेवियर को। वो जिस तरह फील करेगा और फिर जिस तरह एक्ट करेगा, वो चीज़ हाईली इन्फ्लुएंस होगी। इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि जो हमारी थॉट्स होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, टू द पॉइंट कि वो हमारी लाइफ के कोर्स को डिक्टेट करना शुरू हो जाती हैं। आप कौन सी डिसीजन करोगे, कौन सी डिसीजन नहीं करोगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, विल यू टेक दैट जॉब, एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, हैव दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। ये सारी चीज़ें आपके लिटरली आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं। सही? इफ़ दे आर डिसफंक्शनल, तो बाकी सारी चीज़ें डिसफंक्शन में जाएंगी। राइट? लेकिन जब लोग इन्हीं थॉट्स को वो सीखते एवेल्युएट करना, तो मतलब एक ज़्यादा रियलिस्टिक और अडेप्टिव वे में, तो मतलब कि उनकी इमोशनल स्टेट में और बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है, जो कि थेरेपी प्रपोज करती है। अगर हम उनकी कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कर दें और उन्हें स्किल सेट टीच कर दें कि अपनी नेगेटिव थॉट्स और कोर बिलीव्स के साथ कैसे डील करना है, तो ऑटोमेटिकली उनका इमोशनल स्टेट और बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आई जस्ट टेल यू ब्रीफली द चेन कनेक्शन इन सीबीटी। हमारे पास ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं विच लीड्स टू your emotions, your feelings,
right? And which then consequently leads to your behavior. Automatic thoughts are negative, emotion negative. Automatic thought, I'm a failure. Emotion, you feel sad, you feel dejected. Behavior नेगेटिव होगा, विड्रॉ करना शुरू हो जाओगे या आप अवॉइड स्क्रॉल करना शुरू हो जाओ फोन में या सो जाओ जाके, ठीक है? एक सिंपल चेन कनेक्शन है। एंड इन सीबीटी, यस, बिहेवियर इज अ सेंट्रल फोकस, लेकिन जो मेन फोकस है वो आपका कॉग्निटिव फिनोमेनॉन है। अगर आप सर्किट के इस हिस्से को अटैक करोगे, यहाँ पे अगर आप चेंज ले आए, तो जो बाकी सर्किट में करंट का फ्लो है ना, वो स्मूथ आउट हो जाएगा। ये ठीक हो गया तो इमोशनल स्टेट भी सही हो जाएगी, और जो आपका कंसीक्वेंट बिहेवियर है वो भी ठीक हो जाएगा, वो फंक्शनल हो जाएगा, वो डिसफंक्शनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको स्टॉप कर रही है, राइट? नाउ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉग्निशंस होती है ना, दोनों अडेप्टिव हेल्दी और मैल अडेप्टिव अनहेल्दी, उनके 3 लेवल्स होते हैं। ये मैं ब्रीफली गो थ्रू करूँगी, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ योर ऑटोमेटिक थॉट्स, जो कि सबसे सुपरफिशियल लेवल होता है, अपर लेवल होता है। आई एम टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। सही। ये वो वाली थॉट्स हैं जो विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट आपके माइंड में स्प्राउट करती रहती है। वो ख्यालात जो खुद ब खुद आपके जहन में आते रहते हैं, वो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। सही। फिर नंबर 2 पे आते हैं आपके इंटरमीडिएट बिलीव्स, जो कि एक ज़्यादा डीपर लेवल पे जाते हैं। आपके अंडरलाइंग assumptions हैं, दैट इज़ लाइक, इफ़ आई ट्राई टू इनिशिएट रिलेशनशिप्स, आई विल गेट रिजेक्टेड। ओके, बेसिकली जो आपकी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ना, वो इसी लेवल से इंस्पायर होके बाहर आते हैं, राइट? तो मतलब अजम्पशंस आपने हाइपोथेसिस बनाए हुए, आपको लगता है अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी में कि ऐसा हो जाएगा, राइट? कि अगर मैं कोशिश करूँ किसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को इनिशिएट करने में, तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। आपकी अजम्पशन बन गई है। तो उसके बेसिस में अब आपको ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आई एम टू टायर्ड टू डू एनी थिंग। चूंकि आपको लगता है कि हर चीज़ वैसी फेल हो जाएगी, आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो अब आपको ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि यार मुझे कुछ करने का दिल नहीं है, मैं बहुत थका हूँ यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, राइट? तो मतलब कि इन चीज़ों का कनेक्शन है, राइट? नाउ हम लोग थर्ड लेवल पे जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके कोर बिलीव्स, जो कि सबसे डीपर लेवल होता है। मतलब ये आपका मेन लेंस है जिसके थ्रू आप हर चीज़ को परसीव करते हो, आप पूरी दुनिया को अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर देखते हो और एब्जॉर्ब करते हो, राइट? तो इसमें 3 बिलीव्स आते हैं, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स एंड द वर्ल्ड। इसे हम एक कॉग्निटिव ट्रायड भी कहते हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, राइट? तो मतलब कि जैसे आई एम हेल्पलेस, बिलीफ अबाउट योर सेल्फ, अदर पीपल विल हर्ट मी, बिलीफ अबाउट अदर्स, द वर्ल्ड इज डेंजरस, बिलीफ अबाउट द वर्ल्ड, राइट? तो मतलब कि अगर आपका बिलीफ अपने बारे में नेगेटिव है, तो फिर वो और भी मतलब बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस करेगा दूसरों के बारे में भी नेगेटिव, और फिर दुनिया के बारे में भी नेगेटिव, राइट? एंड मतलब ये होता है कि किसी का एक ना एक डोमिनेंट होता है बिलीफ जो कि नेगेटिव होता है, लेकिन वो फिर बाकियों को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा ये ट्रायड है, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड द फ्यूचर या द वर्ल्ड, राइट? तो मतलब कि ये वो लेंस है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया को देखते हो, परसीव करते हो। ये मेन है जिसके अंदर से सब कुछ स्प्राउट होके बाहर आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक दरख्त की, तो ये जो रूट्स हैं, जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, दे आर द कोर बिलीव्स, द ट्रंक इज द इंटरमीडिएट बिलीव्स, और उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। विदाउट द रूट्स ना आपके पास ट्रंक होगा, ना आपके पास ब्रांचेस होंगी। तो ये मेन कोर है। एंड सबसे बेस्ट तरीका सीबीटी में यही है, अगर वैसे तीनों लेवल्स के ऊपर काम होता है, लेकिन अगर ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर दो ना, तो फिर टोटल चेंज आ जाता है, क्योंकि अब ना आपका ये ट्रंक एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये आपकी ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट? Now, for lasting improvement in clients' mood and behavior, you will work at all 3 levels. ठीक है, automatic thoughts and underlying dysfunctional
जो बिलीव्स हैं प्रोड्यूसेस इन इंड्यूरिंग चेंज, ठीक है। मॉडिफाइंग मतलब बहुत ऑटोमेटिक, और थॉट्स और जो आपके डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं ना, उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आता है, सही, जैसे मैंने मेंशन किया था। अब एग्जांपल ये है कि जैसे कंटिन्यूअली आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, अपनी एबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटी ये है कि कोर बिलीफ एक इनकॉम्पिटेंस का है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, राइट। तो अगर आप इस बिलीफ को मॉडिफाई कर दो, सही, तो मतलब आप अपने आप को ना एक ज़्यादा रियलिस्टिक लाइट में देखना स्टार्ट कर दो, आपकी सारी परसेप्शन अल्टर हो जाएगी उन सारी सिचुएशंस में जहाँ आपका कोर बिलीफ एक्टिव हो जाता था, जहाँ आप ट्रिगर हो जाते थे, ठीक है। तो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, जो नेगेटिव थीम्स आती थी ऑटोमेटिक थॉट्स में इनकॉम्पिटेंस की, वो ना होने के बराबर हो जाएंगी। तो मतलब जैसे आई एम गुड, आई एम नॉट गुड एट द स्पेसिफिक टास्क, सही, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वेल, इफ आई परसरवेयर आई कैन probably learn what I need to, I have strengths and weaknesses like everyone else। जहाँ पे हर बुरी चीज़ में आप अपने आप को ब्लेम करते थे कि क्योंकि मैं काहिल नालायक हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं कोई काम सही तरह कर नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा, अब आपकी बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आपका कोर बिलीफ चेंज हो गया है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं सीख जाऊँगा, मेरे अंदर खामियां भी हैं और मेरे अंदर अच्छी सलाहियतें भी हैं, ठीक है। तो मतलब अब आप रियलिस्टिक हो गए, आपका जो डिसफंक्शनल थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया, इमोशंस आपके चेंज हो गए, एंड जो आपका बिहेवियर है एज अ रिजल्ट वो चेंज हो गया। अगेन ये वाली चेन, ऑटोमेटिक थॉट्स, यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, जो आपका रिजल्टिंग आपके इमोशनल स्टेट है वो चेंज हो गई, और फिर जो रिजल्टिंग आपका बिहेवियर है अब वो चेंज हो गया, ठीक है। यस, बिहेवियर इज़ द कंसर्न, लेकिन हम लोग मोस्टली यहाँ पे कॉग्निशंस को टारगेट करेंगे। सर्किट में इस पार्ट को हमने जब टैप इन किया ना और इसे चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लो है ना करंट का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इमोशन स्टेबल हो गए, ठीक है, नेगेटिव इमोशनैलिटी बहुत रिड्यूस हो गई, एंड बाय इट्स एक्सटेंशन जो बिहेवियर है वो फंक्शनल हो गया, क्योंकि नथिंग इज स्टॉपिंग यू नाउ, कोई चीज़ आपको हिंडर नहीं कर रही जिसकी वजह से आप डिसफंक्शनल बिहेवियर्स करो, राइट। तो लाइक दिस इज लाइक द मेन सर्किट ऑफ सीबीटी, जो चेन कनेक्शन है, राइट। अब जो कंटेम्परेरी एविडेंस है हमारे पास, जो कि हमारी अभी की रिसर्चेस है, वो सीबीटी के हवाले से हमें क्या बताती हैं। तो मतलब कि 1977 में फर्स्ट आउटकम स्टडी पब्लिश हुई थी, ठीक है, और उसके बाद से बेतहाशा रिसर्चेस हुई हैं। इस पॉइंट पे 2000 से ज़्यादा आउटकम स्टडीज़ हैं जिनने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि सीबीटी की एफिकेसी बहुत बेहतरीन है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स विद साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, राइट। मतलब कि एम्पेरिकली वेरीफाइड है, वन ऑफ द बेस्ट empirical based therapies. Many studies have also shown that CBT helps prevent or reduce severity of future episodes. A study by Von Brachel and colleagues 2019, for example, showed that outpatients with a range of psychiatric disorders who were treated with CBT in routine care continued to improve between 5 and 20 years after the end of therapy, more so than those who received medical treatment, right? तो मतलब ये बुक के अंदर से ये एक सेक्शन है, राइट। एंड यहाँ पे आपको बताया है कि एफिकेसी बहुत अच्छी है, और मतलब जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो आपको इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, सही। मज़ीद मतलब कि अ, अगर हम लोग अगर हम लोग देखें कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को, कि कंटेम्परेरी टाइम्स तक 1950 से लेके अब के टाइम तक ये रिगोरसली थेरेपी का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या था। तो जो बेक था ना, वो साइको एनालिटिक अजम्पशन को टेस्ट करना चाहता था कि ये एम्पेरिकली कितना एक्यूरेट है। फ्रॉइड कहता था कि जो डिप्रेशन न्यूरोसिस है ना, उसकी रीज़न ये है कि वी हैव अ विश टू सफ़र, यानी हॉस्टिलिटी दैट इज टर्न्ड इनवर्ड टूवर्ड द सेल्फ इज़ द रीज़न ऑफ न्यूरोसिस। तो जब बेक ने इसे इन्वेस्टिगेट किया, उसने डिप्रेस्ड क्लाइंट्स की ड्रीम्स को इन्वेस्टिगेट किया, और इसकी प्रिडिक्शन, इसका हाइपोथेसिस ये था कि जो जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन है उनके ख्वाबों में हॉस्टिलिटी की थीम बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत उनके जिन्हें डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो दो ग्रुप्स थे। तो जो फाइंडिंग आई थी
वो उसकी हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन से ऑपोजिट थी। उसे ये पता चला कि जो ड्रीम्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लाइंट्स कंटेन फ्यूअर थीम्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड far greater themes of defectiveness, deprivation, and loss. He recognized that these themes paralleled his clients' thinking when they were awake. तो मतलब इसने ये फाइंड किया यार हॉस्टिलिटी तो है ही नहीं जो फ्रॉइड ने बोला था, तो उसका तो हाइपोथेसिस, उसकी तो अजम्पशन इनवैलिड हो गई है। तो उसने थीम्स ऐसी फाइंड आउट की थी जो उनकी नेगेटिव थिंकिंग से रिलेटेड थी। उसे ख्वाबों में ये थीम्स नज़र आई और उसने ये चीज़ नोटिस की, जो क्लाइंट्स उसके साथ सेशन में होते हैं वो ये थॉट प्रोसेस अपनी बातों के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ें ड्रीम और अवेक वाले पीरियड में सेम है। तो मतलब अब वो ये सवाल करना शुरू हो गया, फ्रॉइड का आइडिया तो रिजेक्ट हो गया, तो हाउ कुड डिप्रेशन बी अंडरस्टूड? सही। तो उसने डिस्कवर किया कि दो टाइप्स हैं थिंकिंग की क्लाइंट्स के अंदर। एक फ्री एसोसिएशन स्ट्रीम है और अ स्ट्रीम ऑफ क्विक एवेल्युएटिव थॉट्स जो कि क्लाइंट्स के अपने सेल्फ से रिलेटेड होती हैं। एक मिसाल है एक फीमेल क्लाइंट की जो कि अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी, राइट? और जब सेशन ख़त्म हुआ तो उसने स्पॉन्टेनियसली ये रिपोर्ट किया कि वो एंक्शस फील कर रही है। तो एक क्लासिकल साइको एनालिटिक अंदाज में बेक ने ये इंटरप्रिटेशन दी, यू थॉट आई वाज क्रिटिसाइजिंग यू। क्लाइंट ने ये बोला, नो आई वाज अफ्रेड आई वाज बोरिंग यू। सही। तो यहाँ पे ये डायनामिक चल रहा है कि क्लाइंट इज assuming the thought of the therapist कि व्हाट आई थिंक दैट यूर थिंकिंग इज दैट आई एम बोरिंग। उसकी अजम्पशन ये है कि मेरा थेरेपिस्ट मुझसे बोर हो रहा है, हालांकि टोटली ऑपोजिट थी, क्योंकि जो थेरेपिस्ट की अजम्पशन थी, थेरेपिस्ट को ये लगा कि क्लाइंट ये सोच रहा होगा कि मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ से उसने ये चीज़ रियलाइज की कि देयर आर थिंकिंग प्रोसेसेस, देयर आर अजम्पशंस जो कि हर इंडिविजुअल के यूनिक है, और ये क्लाइंट एंक्शस ही इसलिए फील कर रही है, ये फीलिंग रिपोर्ट इसलिए करी क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि इसे डर लग रहा था कि मैं कहीं अपने थेरेपिस्ट को बोर ना कर रही हूँ। तो इसने यहाँ से कनेक्शन ड्रॉ कर लिया कि हाँ, देर आर इंटरनल कॉग्निशंस जो कि हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं और बाय एक्सटेंशन हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये वो यूरिका मोमेंट था। फर्दर मतलब कि all of the clients experience automatic negative thoughts that were closely tied to their emotions, right? नेगेटिव थिंकिंग होगी, नेगेटिव इमोशंस होंगे, राइट? जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो मतलब ही बिगेन टू हेल्प हिज क्लाइंट्स आइडेंटिफाई, evaluate and respond to their unrealistic and maladaptive thinking. When he did so, they rapidly improved. तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली थेरेप्यूटिक सीबीटी में थेरेप्यूटिक प्रोसेस का हिस्सा है। आइडेंटिफाइंग थॉट्स, एवेल्युएटिंग योर थॉट्स, उनकी एक्यूरेसी को मतलब वैलिडेट करना कितने परसेंट मतलब ट्रू है, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, राइट? और फिर सीखना वो स्किल सेट कि मैंने अपनी थॉट प्रोसेसेस में रिस्पॉन्ड कैसे करना है नेगेटिव थॉट्स को, और अल्टरनेटिव थॉट्स कैसे जनरेट करनी, राइट? ये पूरा थेरेप्यूटिक प्रोसेस है। तो मतलब ये अनरियलिस्टिक और नेगेटिव मैलअडेप्टिव थिंकिंग पे एम्ड होता था, और इसकी वजह से रैपिडली जो उसके क्लाइंट्स थे उनकी इमोशनल और उनकी बिहेवियरल जो स्टेट थी वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई थी। अब जो मेन स्टडी की गई थी इस टाइम पे वो रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी थी डिप्रेस्ड क्लाइंट्स के अंदर। सही। कि एक ग्रुप था जिसे सीबीटी दी जा रही थी, दूसरा ग्रुप था उसे इमीप्रमीन दी जा रही थी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। और मतलब ये फर्स्ट टाइम वो स्टडी थी कि टॉक थेरेपी को एक मेडिकेशन के साथ कंपेयर किया गया था। और स्टडी से ये साबित हुआ था, स्पेशली एक फॉलोअप स्टडी की गई थी, इट वाज प्रूवन कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली मेडिकेशन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और मतलब कि इवन रिलैप्स को प्रिवेंट करने में सीबीटी जो थी ना, इट वाज मोर इफेक्टिव देन इमिप्रामीन दी एंटी डिप्रेसेंट। सही। तो मतलब कि इस लेवल पे रिजल्ट्स आ रहे हैं सीबीटी के। उस टाइम पे जो 1970s और 60s में जो एक एम्पेरिकल ग्राइंड स्टार्ट हुआ था, तो फर्दर इन स्टडीज़ को एक्सपैंड किया गया और डिसऑर्डर्स में, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज़, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कपल प्रॉब्लम्स, हॉस्टिलिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड अदर कंडीशंस, इसी सेम स्टडी रैंडमाइज्ड स्टडी के प्रोसेस को यूज़ करके। तो मतलब कि मतलब जो उनका प्रोसेस था, पहले दे मेड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस अबाउट द डिसऑर्डर, फिर उनने आउटलाइन किया जो मेन फैक्टर्स और की कॉग्निशंस थी
जो सिग्नेचर थॉट्स, अंडरलाइंग बिलीव्स और इमोशंस एंड बिहेवियर जो कि उस पर्टिकुलर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में उन्हें नज़र आई थी, जो कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स में होती हैं। फिर उनने जो अपनी ये थ्योरीज बनाई, उन्हें टेस्ट किया, ट्रीटमेंट को अडेप्ट किया और फिर रैंडमाइज्ड और कंट्रोल ट्रायल्स किए स्टडी करने के लिए कि सीबीटी इन डिसऑर्डर्स में काम करती या नहीं करती, राइट? एंड well, this was the end of the lecture, Sahi. And I really hope that you learned something from today's lecture. Inshallah, मैं future में cognitive behavior therapy की series को continue करूँगी. अगर कोई सवाल है आप comment section में पूछ सकते हैं. If you want me to continue this, अगर आप interested हो तो please आप subscribe करो, like करो and be a part of this channel. I can guarantee you one thing कि आप सीखोगे बहुत ज़्यादा. आपको मैं लेक्चर्स की फॉर्मेट में हर चीज़ दूँगी, तो इट वुड बी लिटरली लाइक दैट यू आर टेकिंग अ क्लास एट अ यूनिवर्सिटी. एनीवे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर एंड अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़.